हेलो एवरीवन। ये हमारा प्रिंसिपल्स के ऊपर पार्ट नंबर 5 है। ठीक है। और इससे पहले जो है हम जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इससे पहले हमने ये किया था, ये वाला कौन सा है, जो मल्टीपल अप्रोच वाला प्रिंसिपल था, वो किया था। उसके बाद लैंग्वेज एप्टीट्यूड, और लैंग्वेज एप्टीट्यूड के बाद हमने यहाँ पे छोड़ा था प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस पे। तो चलिए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्यूरेसी और करेक्टनेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग के अंदर। मतलब चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके बात बनती है। तो जब एक्यूरेसी की हम बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट वर्ड्स की। एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स की। इट मीन्स वी शुड यूज वर्ड्स विच आर फिट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। जब एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं तो हमें किस चीज की बात करनी है? ऐसे वर्ड्स की जो उस कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल फिट बैठते हों। फॉर दिस द टीचर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इसके लिए टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 मुख्य बातें हैं, उनका ध्यान टीचर को रखना चाहिए। तो पहली बात है, द टीचर शुड सेलेक्ट राइट वर्ड्स। टीचर को खुद जो है ना, वो सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, यूज ऑफ वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल। यूज ऑफ वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल का अर्थ यहां पर समझिए क्या कहना चाहता है। इकोनॉमिकल का अर्थ है कि वर्ड्स कम से कम यूज किए जाएं और मीनिंग जो है वो बिल्कुल ज्यादा निकले, सही और सटीक निकले। इकोनॉमिकल का यहां पर अर्थ है कि वर्ड्स वेस्ट ना हो। ठीक है ना, यानी वो वर्थ इट हो। वर्थ इट। जैसे मान लो कोई भी वर्ड यूज किया, जैसे वर्ड यूज कर दिया कम्यूटर। ठीक है, कम्यूटर वर्ड यूज कर दिया। कई बार इसके लिए वर्ड हम जो लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो क्या करते हैं? डेली पैसेंजर। डेली पैसेंजर। ठीक है, तो डेली पैसेंजर की बजाय वर्ड यूज होना चाहिए कम्यूटर। कम्यूटर क्या होता है? वो लोग जो ट्रेन या बाइक या किसी चीज से अपनी जॉब के लिए जाते हैं और उसी साधन से वापस आते हैं, तो उन लोगों को जो है ना, जो डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, मतलब अपनी जॉब्स वगैरह के लिए, वो कम्यूटर कहलाते हैं। डेली आने जाने वाले लोग कम्यूटर कहते हैं हम उनको। तो कम्यूटर जो है वो वर्ड इकोनॉमिकल रहेगा, यानी वो उस मीनिंग के वर्थ है। जैसे एक वर्ड है नोज ब्लीड। नोज ब्लीड मतलब नाक से खून आना। उसके लिए जो इकोनॉमिकल वर्ड रहेगा वो रहेगा एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जो होता है वो भी नाक से खून आना, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स इस तरह से इकोनॉमिकल वर्ड्स होंगे, मतलब वर्थ इट होंगे। मीनिंग जो निकलेगा ना, वो मतलब वर्ड के यूज करने की कीमत को अदा कर देगा। जो वर्ड हमने यूज किया उसका मीनिंग उस वर्ड को यूज करने की कीमत को अदा कर देगा। इस तरह से ये इकोनॉमिकल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव। बहुत ही इम्प्रेसिव एक्सप्रेशंस होने चाहिए। यानी मतलब दूसरा जब उन एक्सप्रेशंस को देखे, उन चीजों को सुने, समझे, बात करे, तो उस टाइम पे अगला बंदा जो है वो इम्प्रेस हो जाए। इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट करेक्टनेस, और जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं
ये तो बात हुई ना एक्यूरेसी की। जब करेक्टनेस की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी में आए वर्ड्स जो राइट वर्ड्स होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, और जो हमारे एक्सप्रेशंस को इम्प्रेसिव बना सके, इस तरह के वर्ड्स होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं करेक्टनेस की, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, इंटोनेशन करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट हो, और स्ट्रक्चर भी हमारा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मतलब जो कंक्रीट होता है ना, ठोस कोई चीज, तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है? This principle is based on assumption that knowledge can be stored in mind permanently if it is gained through practical experience। अगर बच्चा जो है ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखता है, तो उससे जो नॉलेज गेन होती है बच्चे को, वो परमानेंट तौर पे माइंड में स्टोर की जा सकती है। ए चाइल्ड कैन रिमेंबर lotus more if he has seen the flower himself than when he has not। बच्चा जो है, लोटस का एक फूल है, जैसे ये इस तरह से होता है ना, लोटस का एक फूल होता है ऐसे, कमल का ये इस तरह से। ठीक है, जब बच्चा इसको देख लेता है ना, खुद से जब इसको देख लेगा लोटस के फूल को, चित्रकारी ऐसी ही है मेरी, ये देख लो। ठीक है, लोटस के फूल को बच्चे ने मान लो देख लिया, तो वो फूल को ज्यादा लंबे समय तक और परमानेंट तौर से इस लोटस वर्ड को याद कर पाएगा जब उसको ये फूल दिखा के बात की जाएगी, बजाय इस पिक्चर के या फूल को दिखाने के वैसे ओरली उसको बताया जाए कि लोटस एक फ्लावर होता है, ऐसे ऐसे गंदे पानी में या कीचड़ में इस जगह पे वो उगता है, रेड कलर होता है, वाइट होता है, पैलेट बहुत सॉफ्ट होती हैं, बड़ा सा होता है, कुछ भी बता लो बच्चा भूल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज की बजाय यहाँ पर जो कंक्रीटनेस का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि चीजें जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए, या इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि बच्चा उन चीजों को मूर्त रूप में, ठोस रूप में देख पाए, समझ पाए, और तब वो उस नॉलेज को स्टोर कर पाए। Therefore, the teacher should begin with the names of concrete things which are handy। ऐसी चीजों के साथ टीचर को शुरू करना चाहिए, मतलब जब वो पढ़ाना स्टार्ट करे अपने बच्चों को, तो ऐसी चीजों के साथ स्टार्ट करना चाहिए उसे कि वो चीजें जो हैं कंक्रीट हों, हैंडी हों। हैंडी मतलब आसपास ही हों, क्लास में हों, क्लास के बाहर हों, जो बच्चा वहां से देख पाए या उनको छू पाए, जैसे बुक हो गई, टेबल हो गई, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। इस तरह से, इस तरह के वर्ड्स से स्टार्ट करते हुए फिर उनको, जैसे टीचर बाहर भी ले जा सकता है, गार्डन में ले गया, अलग अलग फ्लावर्स, ग्रास, प्लांट, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स वो बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड ऑल्सो बी टॉट इन द सेम वे। दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी लगभग इसी तरह से सिखाए जाने चाहिए, नाउन नाउन नहीं। अकॉर्डिंग टू पीसी रैन, पीसी रैन क्या कहते हैं? The first words of English should be names of things, that means nouns। ठीक है, and those things should be readily available। वो अवेलेबल भी होनी चाहिए वहीं पास में ही। He must say book। टीचर को क्या कहना चाहिए? book, desk, etc. and point to the things he names। और जिन चीजों का वो नाम ले रहा है ना टीचर,
ये है NAMES। ही पॉइंट्स टू द थिंग्स ही नेम्स। जैसे अभी मैं कहूं पेन, ठीक है ना, तो वो उन चीजों की तरफ इशारा करे, उन चीजों की तरफ बताए और फिर बच्चों को सिखाए, तो वो चीजें जो हैं बच्चों को जल्दी समझ में आती हैं। और यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंडूसिव एनवायरमेंट। कंडूसिव एनवायरमेंट इज रिक्विजिट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो कंडूसिव एनवायरमेंट है वो बहुत ही जरूरी है। कंडूसिव जो एनवायरमेंट है, कंडूसिव एनवायरमेंट का अर्थ होता है प्रतिकूल, एक तरह से आप कह सकते हो, या जैसे अनुकूल, अनुकूल वातावरण आप इसको कह सकते हो। कंडूसिव एनवायरमेंट को अनुकूल, प्रतिकूल वातावरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि कंडूसिव एनवायरनमेंट जो है वो सबसे पहली चीज है लर्निंग के लिए। द फैक्टर्स लाइक प्रॉपर सीटिंग। अब कंडूसिव एनवायरनमेंट में जो अनुकूल वातावरण है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए क्लासरूम में, टीचर का क्लास के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, हो हल्ला हुड़दंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड approach of school, approach of the school always influence the teaching learning process। और स्कूल की क्या अप्रोच है, मतलब स्कूल का एम क्या है, किस तरह से वो बच्चों को नॉलेज देना चाहता है स्कूल, वो चीजें भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमेशा जो है प्रभावित करती हैं। सो केयर शुड बी टेकन फॉर देयर डिजायरेबल अरेंजमेंट्स एंड कंट्रोल। किन चीजों की डिजायरेबल जो अरेंजमेंट्स हैं, जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर बेंच होने चाहिए, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, डस्टिंग वगैरह ढंग से हुई हुई हो, गर्मी में फैंस वगैरह प्रॉपर हों, यानी बच्चों को ये प्रॉपर चीजें मिलनी चाहिए, एक एनवायरनमेंट पढ़ाई का बनना चाहिए। और उसके बाद जो है क्लास में प्रॉपर कंट्रोल हो टीचर का, फिर जाके कंडूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच या प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग या प्रिंसिपल ऑफ औरल ओरल अप्रोच या प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने के लिए जो ओरल अप्रोच है ना, वो सबसे क्विकेस्ट, एक तरह से आप अप्रोच कह सकते हो, क्विकेस्ट वे कह सकते हो। क्योंकि लैंग्वेज का तो देखिए काम क्या है, लैंग्वेज का काम तो सबसे पहले तो बोलना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। तो जितना ओरल वर्क उसके अंदर होगा उतना ही जल्दी बच्चा सीखेगा। सो द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन सफिशियंट प्रैक्टिस इन स्पोकन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सिखाते समय टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को स्पोकन की सफिशियंट प्रैक्टिस जो है वो करवाए। थॉम्पसन एंड वाइट इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये बुक का नाम है उनकी, से क्या कहते हैं, बुक वर्क एंड पेन वर्क इंट्रोड्यूस पैसिविटी। मतलब एक बच्चे में पैसिविटी लेके आते हैं, वो लर्निंग को पैसिव बना देते हैं इंस्टीड ऑफ एक्टिविटी। मतलब एक्टिव नहीं रहता बच्चा, बुक से पढ़ना या पेन से लिखना, ठीक है, वो चीजें बच्चे को क्या बना देती हैं, पैसिव बना देती हैं, एक्टिव नहीं रहता बच्चा उसमें। ओरल वर्क इंट्रोड्यूसेस एक्टिविटी, और ओरल वर्क क्या करता है, वो बच्चे को एक्टिव बना देता है। प्रोफेसर किटसन सेज लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज by
far the shortest road to learning to read it and to write it. किटसन क्या कहते हैं? किटसन कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को जो बोलना सीखना है ना, जब बोलना आ जाएगा तो ये बोलना सीखना ये एक शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट रोड है, या एक तरह का शॉर्टकट है। किस चीज के लिए? उस लैंग्वेज को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। यानी स्पोकन जो है, स्पोकन ये शॉर्टकट है किस चीज को सीखने का? रीडिंग और राइटिंग को सीखने का। रीडिंग एंड राइटिंग को सीखने का जो स्पोकन है, मतलब स्पोकन की जो प्रैक्टिस है, वो रीडिंग और राइटिंग को सीखने का शॉर्टकट है। ये किसके अनुसार है ये बात? प्रोफेसर किटसन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। चीजें प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए और सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सही अनुपात में, मात्रा में होनी चाहिए। द क्लासिकल ऑर्डर ऑफ टीचिंग the four distinct activities of language learning is the classical order of teaching the four distinct activities of learning is क्या है? पहला listening यानी अंडरस्टैंडिंग, उसमें बच्चा सुने समझे। दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। ये है क्लासिकल क्लासिफिकेशन, मतलब एक परंपरागत तौर से पहले से चली आ रही है जो। बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, मिस्टर जे ए ब्राइट जो है ना, वो इस क्लासिकल ऑर्डर को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि भाई मैंने जो है ना काफी बच्चों पे रिसर्च की है जो लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, शोध किए हैं, और उनका क्या रिजल्ट निकल के आया है, जे ए ब्राइट के अनुसार क्या रिजल्ट है, मतलब वो क्या मानते हैं? वो इस क्लासिकल को नहीं मानते। थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। पहले वो लिसनिंग कहते हैं, यहां भी पहले लिसनिंग है। दूसरा वो स्पीकिंग कहते हैं, यहां भी स्पीकिंग है। लेकिन तीसरे नंबर पे आके चेंज है। तीसरे नंबर पे क्लासिकल में रीडिंग है, जबकि प्रोफेसर जे ए ब्राइट क्या कहते हैं कि यहां पर राइटिंग आना चाहिए। ठीक है, राइटिंग। और फिर चौथे नंबर पे रीडिंग, लास्ट में मतलब उनके अनुसार रीडिंग आनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? He found that reading becomes easy when writing is learnt before reading. अगर राइटिंग को बच्चा पहले सीख लेगा, चीजों को लिखना बच्चा पहले सीख लेगा, जैसे ए बी इस तरह से कह लो, या वर्ड्स कह लो, या कुछ भी आप सेंटेंसेस कह लो, यानी अगर राइटिंग को बच्चा पहले सीख लेता है तो रीडिंग उसके लिए जो है वो इजी हो जाएगी। ये कौन कहता है? प्रोफेसर ब्राइट, जे ए ब्राइट। ठीक है, आगे ये कहता है बिफोर रीडिंग बिकॉज इन दिस वे, क्योंकि इस तरीके से एसोसिएशंस बिटवीन सिंबल्स एंड साउंड्स कैन बी मेड, क्योंकि इस तरीके से जो सिंबल होगा, जैसे ए लिखा तो ये ए का एक सिंबल हो गया, इस सिंबल और साउंड के बीच में बच्चा एसोसिएशन बना लेगा, एक सामंजस्य बना लेगा, स्थापित कर लेगा सामंजस्य को, और वो जल्दी सीखेगा। उनके अनुसार ये मानना है। बिसाइड्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन शुड बी फॉलोड। भाई प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर तो जरूरी है ही है, क्लासिकल ऑर्डर को ही वैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
तो ये जो प्रॉपर ऑर्डर है चीजों का, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन भी फॉलो किया जाना चाहिए. इट मीन्स दैट while टीचिंग ए लैंग्वेज इक्वल एम्फेसिस शुड बी पुट ऑन ईच आस्पेक्ट. बताया था ना, अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए, चीजों का अनुपात. जैसे रीडिंग को भी सेम वो दो, राइटिंग को भी दो, ग्रामर को भी थोड़ी वेटेज दो. इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में पाल्मर सेज it simply means that all items in the whole range of the subject and aspects must receive an appropriate degree of attention so that the subject knowledge of them means of the students may ultimately form a harmonious whole. मतलब एक हारमोनियस तरीके से पूरी की पूरी जो बच्चे की नॉलेज है सब्जेक्ट की, वो बढ़े एक एक साथ इकट्ठे तौर से, ठीक है ना, एक सामंजस्य के साथ वो बढ़े. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए कि जितने भी आइटम्स हैं, सारे के सारे जितने भी आइटम्स हैं, इन द होल रेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कंप्लीट रेंज के अंदर, उसमें आपका राइटिंग आ गया, सॉरी राइटिंग क्या मतलब, पहले वही क्लासिकल ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो. लिसनिंग आ गया, स्पीकिंग आ गया, रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया, फिर ग्रामर आ गई, ठीक है, स्पेलिंग आ गई, प्रोनाउंसिएशन आ गई. तो ये सब चीजें जो है ना, इनको इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. ये नहीं कि किसी चीज को छोड़ दो और फिर जो एज ए होल है, एक सामंजस्य जो बनना चाहिए एज ए होल, मतलब सबका जो सामंजस्य बन के एक सब्जेक्ट का नॉलेज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर प्रॉपर जो ये प्रोपोर्शन है वो नहीं अपनाया गया, प्रॉपर प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल नहीं अपनाया गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन और ग्रेडेशन, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि ये दो जो चीजें हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन, इनको मैं बिल्कुल अलग वीडियो रखना चाहता हूं. इसका जो है ना वीडियो मैं इनके साथ मिक्स नहीं करना चाहता, इसलिए इसको अलग रख रहा हूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.